जी, तो ये जो क्वेश्चन आपने भेजे हैं, अच्छा एक मिनट, तो हम लोग अभी ठीक है, तो आपके क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो आपने क्वेश्चन भेजा है ये तो हो गया, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है ये? 81, हाउ मेनी फ्रेंड्स मस्ट यू हैव टू गारंटी दैट एटलीस्ट 5 of them विल हैव बर्थडेज इन द सेम मंथ? ऐसा। सो कितने दोस्त होने चाहिए आपके पास? हाउ मेनी फ्रेंड्स मस्ट यू हैव टू गारंटी दैट इट एट इट लिस्ट मतलब एटलीस्ट 5 of them विल हैव बर्थडेज इन द सेम मंथ। कम से कम 5 का बर्थडे सेम मंथ में होगा, तो कॉम्प्लीमेंट ले लो, बेटर रहेगा, है ना। तो मान लो यू हैव n फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल, है ना। तो सो एटलीस्ट 5 of them विल हैव बर्थडे इन द सेम मंथ। सर हम्म 17 होगा ना उसका आंसर पिजन प्रिंसिपल से? देखिए, फिर 12 और फिर 5, 17 या 16 शायद से। मतलब जैसे 12 महीने है ना, मंथ 1 से लेके 12 तक, और ये कहना चाह रहा है कि एटलीस्ट 5 of them विल हैव सेम बर्थडेज इन हैव द बर्थडे इन द सेम मंथ। तो 5 का बर्थडे, 5 ना, तो कितना करना पड़ेगा हमसे कम से कम? तो मिनिमम पूछ रहा है ना, हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव, ये पूछना चाह रहा है ना। 16। तो 16 से कैसे पता चलेगा कि आपके पास एग्जैक्टली 5 लोगों का बर्थडे एक ही मंथ में आएगा? 12 महीने, 12 हाँ दोस्त जैसे, और हाँ प्लस 4। एग्जैक्टली, जैसे आपके पास मान लीजिए 16 है फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि 16 के 16 का बर्थडे एक ही महीने में आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। सबसे कम करोगे तो क्या हो सकता है कि 16 लोग हैं और 12 महीने में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दो 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 हो जाए 8 में, बाकी में 0 हो सकता है। यस सर। हाँ, तो आपको सोचना है कि गारंटी दे कि कम से कम 5 बर्थडे जो है 5 का एक ही महीने में आ जाए। तो इसका मतलब 60 से ज़्यादा कम से कम लेना पड़ेगा मुझे लग रहा है। 12 पंचे 60, अगर यूनिफॉर्म भी करते हैं मान लीजिए, तो एटलीस्ट 5 ना, तो 4 4 4 कर दो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 12 चौके 48 और प्लस 5 ले लो, कितने हो गए? 49। अगर 49 फ्रेंड है तो बताइए क्या कम से कम एक मंथ में 5 लोग आएंगे, ये गारंटी है, हाँ या ना? देखिए, मतलब आपके पास मान लीजिए 49 फ्रेंड्स हैं, तो क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा, मतलब एक्सट्रीम केस है कि एक ही मंथ में 49 का बर्थडे हो जाए, तो फेवरेबल केस है, हमें तो यही चाहिए। यस सर। हाँ 48 मतलब हर उसमें 4 आ गए तो एक तो हाँ एक्स्ट्रा आएगा ही, मतलब हाँ, 49। मतलब इसमें आप किसी भी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे 49 पीपल को 12 महीने में, तो कम से कम एक महीने में 5 लोग जाएगा, यही पिजन होल प्रिंसिपल है एक्चुअली, है ना। 5 तो कम से कम जाएगा ही एक में, या तो एक ही में 49 रख दो तभी 5 से ज्यादा है। अगर बराबर करोगे, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रखोगे मंथ में, तो 4 4 4 रखोगे तो एक में 5 हो ही जाएगा। तो आई थिंक 49 जिसमें भी है वो सही है। देखिए, लेकिन सर यहाँ पे, मैक्सिमम अच्छा अच्छा ये रेंज कैसे निकाली? अच्छा, इन्होंने क्या किया है इस पे आते हैं। तो नंबर ऑफ फ्रेंड n है, मंथ 12 है, तो ये कह रहा है कि n, ये कोई फॉर्मूला लगा रहा है, एक्सटेंडेड पिजन होल प्रिंसिपल। मतलब कम से कम 49 फ्रेंड आपके पास होंगे तो ये गारंटी है कम से कम एक मंथ में ये हो जाएगा। तो 49 तो कम से कम फ्रेंड आपके होने चाहिए। लेकिन हाँ, ये क्या लॉजिक है 49 से 59, 49 से 60, 60 तो समझ आ रहा है कि 5 5 5 कर देंगे तो 12 पंचे 60, है ना। तो जो मैक्सिमम है तो वैसे तो 60 हो जाएगा,
कि 5-5 ईच महीने में डाल दो, तो वैसा है। आई डोंट नो इसका क्या प्रिंसिपल, इसकी कोई जरूरत है? मैं तो कह रहा हूँ 50 लोग है तब भी फेवरेबल है, कम से कम 49 होने चाहिए। इसका आंसर ये है कि एटलीस्ट 49, इस क्वेश्चन का आंसर है एटलीस्ट 49। अब ये 49 से 59 तब भी कोई दिक्कत थोड़ी है, और 49 से 60 तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ना इन्होंने क्वेश्चन बनाया तो मतलब अपने सर हिसाब से अगर इन्होंने सेट किया है। एटलीस्ट नहीं, उसको एटमोस्ट कर दें। अच्छा, क्या बोलना चाह रहा है कि एटलीस्ट है ना, एटलीस्ट 5 ऑफ देम विल हैव बर्थडेज इन द सेम मंथ, कम से कम 5 का बर्थडे ना सेम मंथ में हो। हाँ तो 5 मतलब 40, तो इसका मतलब एटलीस्ट 49 लोग होंगे। अब आप कह रहे हैं कि इसमें जो एटलीस्ट वर्ड उसका एटमोस्ट कर दे, कि क्या एटमोस्ट 5 ऑफ देम विल हैव बर्थडे इन सेम मंथ, ये कहना चाह रहे हैं? यस सर। अच्छा, तो ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों का बर्थडे है, फिर तो आप 0 ले लो, जब आपके पास 0 फ्रेंड है। एटमोस्ट में 0 भी आ गया ना, यस एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 5 लोग। सर, इन्हें रेंज क्यों करी है फिर ये 49 से 60 के बीच वाली? इसकी कोई जरूरत नहीं है, मतलब मुझे लग रहा है ये पता नहीं क्यों लॉजिक ये लगा ऑप्शंस रहे हैं। में भी है ना, मतलब तो 59 और हाँ 60 ही है। ऑप्शन तो है, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि 60 का ये लॉजिक है 5-5 हर महीने हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो आपके पास 70 दोस्त हैं, तब भी तो फिजिबल है यहाँ पे। यस सर। तो मैं एग्री नहीं करता हूँ इनके सॉल्यूशन से, है ना, ये चीज़ है। मेरा आंसर एटलीस्ट 49 ये है। फोर्टी नाइन इज फाइन, ठीक है ना, ये मेरे हिसाब से एटलीस्ट 49 इज ओके। अब 49 60 है वो है, अब वो तो जरूरत मुझे लग नहीं रहा इसमें ऐसा कोई जरूरत है, क्योंकि मुझे लगा क्वेश्चन इन्होंने खुद ही फ्रेम किए हैं, या ऑफिशियल आईएसआई का पीवाई क्यू है, नहीं सर, ये वो तनुजीत चक्रवर्ती की खुद ही बुक है उन्होंने ना। बनाए हैं, खुद ही उन्होंने क्वेश्चन बनाए, खुद ही उन्होंने सॉल्यूशन बनाए हैं, तो उनके यस सर। लॉजिक से ऐसा होगा, बट जरूरी नहीं है ना। तो है ना, वो हम समझ रहे हैं कि 5-5-5 फिट कर दोगे तो 60 हो जाएगा, तो उन्होंने उस लॉजिक से लगा दिया है कि दिस, और आपके पास क्या है 12 महीने हैं, तो ये जो ग्रेटेस्ट ईयर फंक्शन +1 ये 5 हो जाए, तो ये कोई फॉर्मूला होगा जो कि जरूरी नहीं है ना, ये =4 कर दो वैसा, तो आई डोंट नो जरूरी ऐसा है कि नहीं। सर पिजन होल प्रिंसिपल क्या बोलता है? पिजन में भाई सिंपल सा लॉजिक है कि जैसे आपके पास n बॉक्सेस हैं और n+1 पिजन है, तो दिस गारंटीज दैट एटलीस्ट 1 बॉक्स विल हैव एटलीस्ट 2 पिजन, ये चीज है। मतलब बॉल्स के केस ले लो, सर पिजन होल मतलब वही होल बॉक्स हो गया, तो मान लो आपके पास 5 गेंद है 4 बॉक्स है, तो ये गारंटी है कि किसी एक बॉक्स में कम से कम, एक बॉक्स में कम से कम 2 बॉल होगा, 4 बॉक्स और 5 बॉल है। तो सर इस हाँ, हिसाब से तो फिर 16 आंसर है, क्यों? क्योंकि किसी एक मंथ में तो 5 है ही कहाँ है, एटलीस्ट। कहाँ है बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं, 60 या 16? 16 का 16। ये, हाँ मतलब। चलो तो 16 को मैं ऐसा, नहीं। तो ओके सर, हाँ वो तो हाउ सब कैन कुछ यू ही गारंटी कि डिफरेंट। 5 होगा? मैं तो कह रहा हूँ 2 2 2 2 8 महीने हो जाएंगे, तो नहीं तो आएगा, 8 है ना, 16 है ना आपके पास, तो 2 2 2 2 लोग 8 महीने हो गए, बाकी 4 महीने में किसी का बर्थडे नहीं है, तो आपको वो केस तो सेटिस्फाई नहीं हुआ एटलीस्ट 5 वाला। ओके, तो ठीक, मतलब ऐसा एक नंबर जिसमें सारे केसेस सेटिस्फाई हो, हाँ, मतलब वो वो डिस्कस, 49 है। जैसे हमने कहा कि आ, हमने कहा ना 4 बॉक्स से 5 बॉल है, तो कम से कम एक बॉक्स में कम से कम 2 बॉल होगा ही, अब चेक किसी भी तरीके से पुट कर लो आप, क्योंकि वो है ना सारा खाली रखोगे देख में 5 चला जाएगा, इस तरह से है। तो फिर तो सर 1000 दोस्त ले लिए तो सबका बर्थडे एक मंथ में आ सकता है ना? हाँ, तो फिर क्या? बट ट्रू का मतलब ऑलवेज ट्रू, देयर शुड नॉट बी एनी काउंटर एग्जांपल, जो मैं बता रहा हूँ एक काउंटर एग्जांपल बता रहा हूँ, तो 1 काउंटर एग्जांपल इज एनफ टू से फॉल्स, तो आप जो बता रहे हो जस्टिफाई कर रहे हो ट्रू है एक एग्जांपल से, बट एग्जांपल कैन नॉट गारंटी समथिंग इज ट्रू, है ना, कोई चीज जो ट्रू होती है उसका प्रूफ होता है, क्यों? क्योंकि वो इन जनरल उसका कोई काउंटर एग्जांपल नहीं होगा, और जिसका काउंटर एग्जांपल मिल जाएगा वो फॉल्स है, ये चीज है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं थोड़ा समझाता हूँ, जैसे x इज अ रियल नंबर, देन 1/x इज अ रियल नंबर। अब यहाँ करोड़ों एग्जांपल है जो कहेगा ये स्टेटमेंट ट्रू है, बट मैं कह रहा हूँ ये स्टेटमेंट फॉल्स है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, बताइए हाँ या ना?
तो आप कहेंगे नहीं सर हम x को 1 ले लेते हैं, ठीक है, 2 ले लेते हैं तो भी ठीक है, 1.5 तो भी ठीक है, और सिर्फ एक मैं बोलूंगा कि x को हम 0 ले लेते हैं, ये फॉल्स है। तो वन काउंटर एग्जाम्पल, अगर x मैं 0 ले लेता हूं तो 1/0 इज नॉट अ रियल नंबर, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ x इज इक्वल टू 0। 0 के अलावा आप कुछ भी ले लो ट्रू है ये। तो करोड़ों एग्जाम्पल किसी चीज को ट्रू कह रहा है डजंट मीन दे आर ट्रू। एक ने गलत कह दिया तो गलत है, ठीक है। तो जो आप कह रहे हो कि जैसे हाँ 16 है तो आ सकता है, तो सकता इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट, इट्स मे बी। सो मे बी इज नॉट अ ट्रू, श्योरिटी नहीं है ना वहां पे आपकी, कोई ट्रू है मतलब वो श्योर है। 49 में श्योरिटी है, आप किसी भी तरीके से एडजस्ट करो, कम से कम एक मंथ में कम से कम 5 लोगों का बर्थडे आएगा ही, तो 49 में श्योरिटी है ना। देखिए सर जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरे 49 का एक ही में आ जाए। हाँ कोई दिक्कत नहीं, तब भी तो कम से कम 5 है ना एक मंथ में, वही तो कहा है उसने। हाँ, तो ये वाले केसेस भी मतलब ले सकते हैं ऐसे, अगर क्वेश्चन को उसने थोड़ा सा ट्विस्ट करा, हमें ये भी सोचना पड़ेगा हर तरह से। यू हैव टू थिंक इन ऑल वेज, चाहे कोई भी तरीके से कोई सोचे, एटलीस्ट 1 मंथ मस्ट कंड एटलीस्ट 5, ये है। 49 में जो आपने कहा वो एक पॉसिबल केस है, लेकिन यस सर। 49 वाले में कोई भी केस लेंगे तो स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, हम ये कह रहे हैं। 16 वाले में इन ऑल केसेस इज नॉट ट्रू, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स, इज नॉट अ करेक्ट आंसर, ये है। यस सर, सर फिर गॉट वो इट। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अगर हम्म हम ले ले, तो वैसे n अगर इन्फिनिटी को जाएगा तो फिर तो कैसे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आता है, राइट? तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम से क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? अच्छा, अप्रोक्सीमेट वो होता है कि हाँ अगर आप जैसे एक्स आपका बाइनोमियल एनपी होता है और एन लार्ज है पी स्मॉल है, या एन लार्ज है पी कोई हाफ के आसपास की वैल्यू है, तो एक्स को यू कैन अप्रोक्सीमेट एन पी और एन पी क्यू। तो किसको सॉल्व करना चाह रहे हैं इससे आप? हम्म, मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैसे n बढ़ेगा, हाँ वैसे वैसे चांसेस ऑफ हैविंग फ्रेंड्स, वो हाँ आई वाला, वो हाँ बढ़ेगा। हाँ तो उसका कुछ तो लोअर लिमिट होगा ना, कि इससे आगे लोगे तो होगा। हाँ तो हमको वो ढूंढना है ना, लोअर लिमिट। हाँ, लोअर में सही बात है, हाँ हाँ लोअर ढूंढना है। नहीं, अब हो सकता है आपसे सही सोच रहा हूँ, ट्राई करके देखो उससे कुछ आता है तो, ये है ना। ठीक है, आगे कुछ पूछना है जो ट्राई करके आप लोग आए हैं? या ये मैंने कल बुकलेट भेजा था, पूरा कैलकुलस है इसमें, चैप्टर 8 में फंक्शन है, फिर अब आगे जाएंगे, इसका सॉल्यूशन भी है ईच क्वेश्चन का, जस्ट मतलब जो सिलेबस में था सीएमआई के, तो उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं ये, तो ये तो खत्म हो गया। फिर आता है लिमिट, आई थिंक वहाँ लिमिट कॉन्टिन्यूटी नहीं लिखा है, तो यू कैन सॉल्व डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस आप कर सकते हो। लिमिट कॉन्टिन्यूटी यू मे इग्नोर, बट जहाँ डिफरेंशिएशन है वो आप कर सकते हो, है ना। सो डिफरेंशिएशन पार्ट यू कैन डू, लिमिट कॉन्टिन्यूटी यू मे इग्नोर, क्योंकि वहाँ ऐसा लिखा तो नहीं, सिर्फ डिफरेंशिएशन से स्टार्ट किया है। सो डिफरेंशिएशन कर सकते हो आप, है ना। सो डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट यू कैन ट्राई। सो ये है, उसके बाद ये ग्रुप में भेजा था ना मैंने, तो ये लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है। उसके बाद ये सब विथ सॉल्यूशन है ये, तो आप ट्राई कर सकते हैं, सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो इसमें तो ये जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन का जो एप्लीकेशन है, ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है वहाँ पे। तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ लिखा ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैक्सिमा मिनिमा। तो मेनली मैक्सिमा मिनिमा इसमें करना है आपको, जो मैक्सिमा मिनिमा क्वेश्चन है दैट यू कैन ट्राई, कि जो मैक्सिमा मिनिमा वाले हैं वो वाले ट्राई कर लीजिए आप इसमें से, मतलब जो सिलेबस में जो टर्म्स लिखी हुई हैं वो आप सॉल्व कीजिए। तो मैक्सिमा मिनिमा क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो इसमें,
है ना। सो ये है मैक्सिमम वाला, सिर्फ कर लो काफ़ी है। और इधर आई थिंक इंडेफिनिट इंटीग्रल यू कैन स्किप, इसका मुझे लग रहा है इसे पूछ है। सो सर हाँ ये जो बुक की पीडीएफ जी, है ना, इसमें आपके पास एजीपी वगैरह के क्वेश्चंस भी सब होंगे, है ये एपी पूरा एजीपी। बुक भेज देता हूँ मैं, है ना। पूरा बुक चाहिए आपको? हाँ सर। सो मैं यस अभी सर। पूरा बुक आपको भेज देता हूँ, ये पूरा बुक भी है। तो देखिए मैंने पूरा बुक भेजी है, इसमें सारे टॉपिक के हैं, तो और टॉपिक से भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये पूरा बुक ही है ना। ग्रुप में मैंने सीएमआई वाले ग्रुप में भेज दिया है। सर एक ये क्वेश्चन भी था। कौन सा क्वेश्चन है? तो एक मिनट रुकिए। तो आपने क्या क्वेश्चन भेजे हैं? तो बताइए। सो ग्रुप में भेजेंगे तो बाकी लोग भी देख पाएंगे, ये है। सो a point is selected at random from the interior of a circle. The probability that the point is closed to the center than the boundary of the circle. देखिए जी बाकी लोग है ना। तो क्वेश्चन है कि एक पॉइंट आपने सेलेक्ट किया एट रैंडम फ्रॉम इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। तो मान लीजिए कि कोई सर्कल है जिसका रेडियस आर है, लेट से। सो आई से दिस इज रेडियस आर। अब कह रहा है कि the probability that the point is close to the center of the circle than the boundary। तो ये है सेंटर और ये है बाउंड्री। तो आपको क्या लगता है कि अगर मैं r/2 रेडियस का एक सर्कल बना लूं, तो आपका क्या बोलना चाह रहा है, ये आपका पॉइंट किस साइड होना चाहिए? क्योंकि यहां से अगर कोई पॉइंट लेंगे बाउंड्री पे, तो ये डिस्टेंस भी r/2 है और ये डिस्टेंस भी r/2 है, राइट? ऐसा है ना। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपका? यस सर। द पॉइंट इज क्लोज टू द सेंटर देन दिस। तो आपको चाहिए कि इस वाले पार्ट में आपका पॉइंट रहे। तो हो तो गया। ये बड़ा वाला सर्कल सैंपल स्पेस है और छोटा वाला सर्कल आपका इवेंट है, तो आ सर जाएगा। सैंपल स्पेस बड़ा वाला सर्कल है हाँ, मतलब। क्योंकि यू कैन चूज अ पॉइंट एनीवेयर इन दिस सर्कल, राइट। ये है। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, क्या प्रोबेबिलिटी कि इसमें आएगा, तो ये इवेंट हुआ, क्योंकि मुझे सर तो इसकी इसमें फेवरेबल केसेस नहीं प्रोबेबिलिटी बनेंगे निकालनी। कि मतलब लाइन पे भी आ सकता है? तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइन पे आने की प्रोबेबिलिटी जीरो, मतलब लाइक एक पर्टिकुलर कर्व पे। ये तो रीजन की बात है ना, 2D में लाइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे 1D में पॉइंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, प्रोबेबिलिटी में पॉइंट की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है ना कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में। तो 2D में कोई यस सर। दिक्कत नहीं है लाइन पे। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो पॉइंट चुनना है ना, तो बीच में आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें तो इस इस लाइन का एरिया कितना है, ये जो बाउंड्री का एरिया कितना है, जीरो है, नेग्लिजिबल है एक्चुअली। वो तो डिनोट करने के लिए हम लिखते हैं। ओके सर। समझ आ गया ना। तब तो तो ये पाई यस सर। r² अपॉन πr², तो इसका आंसर 1/4 हो गया। यस सर ये है। ठीक है ना।
तो इससे आंसर आ गया। और किसी को कुछ पूछना है जी, जिन्होंने ट्राई किया हो, कुछ आप लोगों को पूछना हो? सर ये 1112 फंक्शन कैसे निकालते हैं, जैसे नंबर ऑफ 1112 फंक्शंस, अच्छा वो उसमें कार्डिनलिटी दे होती है ना, उसका दो रिजल्ट है टाइप्स की। डायरेक्टली ना, चलिए हम देखते हैं। तो एफ फ्रॉम ए टू बी एक फंक्शन है, तो पहला मैं लिख रहा हूं टोटल ए बी फाइनाइट सेट मान लेते हैं, सपोज ए एंड बी आर फाइनाइट सेट। सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कितना होता है जी, कोई बताइए। मान लो मैं ऐसा लिख दूं टू पी क्यू कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज, मान लो क्या ले लूं, एम, नंबर ऑफ पी एलिमेंट इन पी बी इज एन। हाँ ए, टू पी क्यू ना, मतलब नहीं पहले छुट्टी नोटेशन, दे दे रहा है। नोटेशन की बात कर रहा हूँ, क्या लूं मैं, चलो एम और एन ले लिया। हाँ, सो व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी? जो बता सर रहे जो थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो m इंटू एन होगा, और जो फंक्शन रहते हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट रहते हैं। वो तो रिलेशन रहेगा होता है, वो रिलेशन टू होता टू है, द फंक्शन नहीं होता। हाँ, टू टू द पावर आई एम अपॉन एन, तो वो जो आप बता मतलब रहे टू प्रकार एम एन, वो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं, इट्स नॉट फंक्शन। जो आप बता रहे हो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हैं। एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन बट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। सो आप जो बता रहे हैं वो रिलेशन बता रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज 2 m n। इसमें ये होता है कि एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन। सो आर नॉर्मली इज अ रिलेशन, नॉर्मल आर। सेट ऑफ रियल नंबर को मैं ऐसा लिखता हूँ, या बुक में भी ऐसा लिखता, आप नोटिस करेंगे तो, या बोल्ड करके लिखा होगा। सो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। So A cross B has mn element. So total number of subset of A cross B is 2 raised to power mn. तो ये आ गया। But all relations are not functions. Only those relations are function which has two restrictions. One, every element of set A must have image, and one element of A map to only one image in B. ये दो restriction है रिलेशन को फंक्शन होने के लिए। तो बहुत सारे एलिमिनेट हो जाते हैं। मतलब ये मान लो बॉक्स है रिलेशन का, तो इसके अंदर छोटा बॉक्स होगा फंक्शन का। सो ये होगा फंक्शन और ये होगा रिलेशन। तो देयर आर टू मेनी रिलेशंस बट देयर ओनली फ्यू आर फंक्शंस, है ना। तो ये आएगा, क्या होता है जी, n की पावर m, ये आएगा। फिर तीसरा, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन। तो इसके मैं 3 केसेस में डिस्कस करता हूं, बेटर रहेगा। तो हमने भी ये लिया हुआ है, देयर आर m एलिमेंट इन a, n एलिमेंट इन b, है ना। तो अभी फॉर द टाइम बिंग मान लो 1 2 अप टू m, एंड यहाँ है 1 2 अप टू n, ऐसा है, ये आप फंक्शन बना रहे हैं। सो अब मैं 3 केसेस लिख देता हूँ। एक, जब m लेस देन n हो, जब m इक्वल टू n हो, और जब m मोर देन n हो। 3 केस में क्या लगता है आपको, क्या क्या आंसर है, बताइए जिन लोगों को आइडिया है। सर हम्म थर्ड केस में तो 0 होगा। ठीक है, थर्ड केस में क्या है, ए में ज्यादा एलिमेंट है, तो फंक्शन का रूल क्या है, ईच एलिमेंट मस्ट हैव इमेज एंड एवरी एलिमेंट विल हैव ओनली वन इमेज। सो यहाँ ज्यादा एलिमेंट, यहाँ कम है, तो कोई ना कोई दो होगा जो एक ही वे मैप होगा पीजन होल प्रिंसिपल से, है ना। सो यहाँ पे अगर यहाँ ज्यादा एलिमेंट, यहाँ कम एलिमेंट, सबका इमेज होना जरूरी है बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, और एक के पास एक ही इमेज हो सकता है। तो अगर इसमें ज्यादा इसमें कम है, तो दो एलिमेंट एक को कॉमन को मैप करेगा, तो वन वन तो नहीं हो पाएगा। तो इस केस में नंबर ऑफ वन फंक्शन 0 है। अब मान लेते दोनों में इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तब कितने वन वन फंक्शन बन सकते हैं? m एम कैसे, हमारे पास मान लीजिए यहाँ भी n एलिमेंट है, यहाँ भी n एलिमेंट है। सो अब वन वन फंक्शन होने के लिए सबका इमेज होगा, एक का एक ही इमेज होगा। वन वन होने के लिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस। सो आपको n एलिमेंट को n एलिमेंट पे मैप करना है। किस तरीके से मैप कर सकते हैं आप? परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स ना। m फैक्टोरियल। हाँ, परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स
NPN, वन के पास n चॉइस है, दूसरे के पास n-1 चॉइस है क्योंकि एक मैप हो गया होगा, तीसरे के पास n-2 चॉइस है, चौथे के पास n-3 चॉइस है, मल्टीप्लाई होता रहेगा, लास्ट के पास सिर्फ एक चॉइस बचेगा, तो 1 × 2 × 3 अप टू n हो जाएगा, तो ये होगा n फैक्टोरियल, है ना, या m फैक्टोरियल क्योंकि इक्वल है ना, सो चूंकि हमने यहाँ इक्वल ले रखा है ना, तो n फैक्टोरियल NPN MPM इस तरह से। अब m लेस देन n है, सो हाउ मेनी फंक्शंस यू हैव, कितने आप 1 फंक्शन बना सकते हैं। NPM, हाँ, क्योंकि नाउ यू हैव m छोटा है n ज्यादा है, सो इस m एलिमेंट को n पे मैप करने, यहाँ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सो m विल मैप टू एग्जैक्टली m एलिमेंट्स हेयर, ठीक है। सो फर्स्ट आपको द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ m ऑब्जेक्ट्स टेकन, मतलब यहाँ पे n है ना टोटल, n में से मुझे किसी भी m को मैप कराना है, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट टेकन m एट अ टाइम, ये है ना। और परमुटेशन क्या करता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट को डिस्टिंक्ट से मैप करेगा, रिपीट नहीं होगा, विदाउट रिपीटेशन होगा, तो यहाँ आएगा NPM, इसको खोलोगे तो n फैक्टोरियल और n-m फैक्टोरियल, तो ये आंसर है इस वाले पार्ट का, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन, ठीक। अब आते हैं इसी में ऑन टू फंक्शन पे, ठीक है जी। अब इसी में फोर्थ पार्ट कंटिन्यू करता हूं, इसी का नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, तो यहां भी 3 केस बना लेते हैं कि जब m लेस देन n हो, m इक्वल टू n हो और m मोर देन n हो। सो a से b में कितने ऑन टू फंक्शन बना सकते हैं। ऑन टू क्या होता है कि सेकंड सेट का हर एलिमेंट मैप होना चाहिए, नो वन शुड बी लेफ्ट, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। बोलिए जी। पहला क्वेश्चन, इसमें कम एलिमेंट है, इसमें ज्यादा है, तो होगा क्या। अब फंक्शन का रूल क्या है, फंक्शन का डेफिनेशन है कि ईच एलिमेंट इन ए विल हैव एग्जैक्टली 1 इमेज एंड एवरी एलिमेंट विल हैव इमेज। सो m छोटा है पहले केस में n से, तो m एलिमेंट एटमोस्ट m को ही मैप कर पाया, कुछ ना कुछ तो छूटेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा है पहले केस में, इसमें ज्यादा है ना, तो छूट जाएगा। और अगर कोई एलिमेंट छूट गया, इसका मतलब रेंज में कम एलिमेंट आए देन डोमेन, तो रेंज कोडोमेन इक्वल हुआ ही नहीं, सो रेंज में कम एलिमेंट आएगा देन कोडोमेन, रेंज में कोडोमेन इक्वल नहीं हुआ। मतलब ऑन टू क्या होता है, कोडोमेन का हर एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी, है ना, एनीवन लेफ्ट, तो इसका मतलब यहाँ तो एक भी ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। अगर m छोटा है, डोमेन में कम एलिमेंट है, कोडोमेन में ज्यादा है, तो यू विल हैव नो ऑन टू फंक्शन, है ना, ये चीज है। अब अगर m इक्वल है n के, तो बताइए, तो एक थ्योरम है कि a और b में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो जितने 1 फंक्शन होंगे उतने ही ऑन टू होंगे, मतलब जो 1 होगा ऑन टू ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर ए बी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो अगर 1 बनाओगे तो ऑन टू भी बन जाएगा बाई डिफॉल्ट, या ऑन टू बनाओगे तो 1 ही बन जाएगा, अगर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है तो जितने 1 थे उतने ही ऑन टू हो जाएंगे। n फैक्टोरियल चेक करो जी, या m फैक्टोरियल, मतलब बाइजेक्टिव, है ना, तो बाइजेक्टिव फंक्शन उतना ही हो जाएगा, चेक कर लो एक बारी, सही कह रहा हूं, इज इट फाइन। इक्वल एलिमेंट्स है ना, तो होगा क्या, इसमें इक्वल एलिमेंट है तो सबको एक ही एलिमेंट मिलना है इमेज बनाने के लिए, और इक्वल एलिमेंट है और ऑन टू रखना है तो सबको मैप भी करना है, तो एक को एक के साथ मैप होना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली 1 भी हो जाएगा। अब m मोर देन n है, इसमें ज्यादा एलिमेंट है, इसमें कम एलिमेंट है, अब इसमें सबका इमेज बनना है और एक का एक ही इमेज बनना है, लेकिन यहां पे सबको मैप भी करने हैं, बताओ, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है ना, यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ ज्यादा, मान लो यहाँ 3 है, यहाँ 2 ही है, तो 3 किसी भी 2 पे ना तो एक रिपीट करना पड़ेगा, तो वैसे सोचना पड़ेगा आपको, सोचिए जरा क्या होगा, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, इतना आसान नहीं होने वाला है।
सर n की पावर m माइनस 2 की पावर n। ओके, ये सीरीज यूरीज में नहीं आता है कुछ? सर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से जैसे उसमें एक एलिमेंट में मैप कर रहा है nc1, दो में हम्म कर रहा है nc2, उन हम्म सबका टोटल करके टोटल में से माइनस कर दिया। अच्छा, टोटल में से माइनस कर दिए। किसको माइनस करेंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है n की पावर m, ठीक है। उसमें से अगर हम ये माइनस कर दें, m एक एलिमेंट में मैप कर रहा है तो हम्म nc1, m ओके, m एलिमेंट किसी भी दो पे मैप कर रहे हैं nc2, ऐसे nc3 फिर ncn। अच्छा ऐसे करेंगे। मे भी उससे हो सकता पता है, नहीं। बट नहीं जरूरी नहीं। जो मैं स्टैंडर्ड नोटेशन है वो लिख देता हूँ। तो वैसे बुक में आप देखेंगे कुछ वैसा लिखा रहता है ये लोग, एन फैक्टोरियल इंटू कुछ स्टेडलिंग नंबर है वैसा। इसको मैं एक्सप्रेशन में लिख देता हूँ अलग से। सो इसका एक्सप्रेशन क्या है? तीसरा केस का मैं यहाँ लिखा, ये थर्ड केस लिख रहा हूँ। ये क्या होता है जी? एस एम एन, इसका नाम क्या रखा था? स्टेडलिंग नंबर समथिंग इस तरह से होता है ना। तो इसका एक्सप्रेशन क्या है एस एम एन का? हम्म, देखो तो इसका जो एक्सप्रेशन है, ये जो एस एम एन है ना, तो इसका एक्सप्रेशन जो लिखते हैं, तो ये क्वांटिटी इक्वल आएगा, या तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो इसका जो एक्सप्रेशन है, दिस इज समथिंग लाइक समेशन के फ्रॉम 0 to n -1 की पावर k n चूज k एंड n-k⁻m। ये इसका एक्सप्रेशन है, ठीक है। सो ये इस केस में ऐसा आएगा। यही, इसको ब्रेक करोगे तो n फैक्टोरियल अलग कर दो, बाकी जो बचेगा वो स्टेडिंग नंबर है। तो वैसा भी लिखते हैं लोग इसी चीज़ को, है ना। मैं ये कह रहा हूँ किसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे आप तो कुछ बुक में आपको ऐसा दिखेगा, n फैक्टोरियल इंटू S-M-N, ऐसा ना। तो वैसा है। तो ये जो उसको ओपन करेंगे ना एनसीआर को, तो एन फैक्टोरियल आया होगा, उसको बाहर कर लो आप, क्योंकि समेशन तो के पे है। तो जो बचेगा वो आपका रहेगा स्टेलिंग नंबर। तो ये है जब m लेस देन n। तो ये आसान है कैलकुलेट करना जब m n कोई फिक्स हो। फॉर एग्जांपल मान लो आप m को अभी रख लो इसके अकॉर्डिंग, है ना। एक मिनट, ये मोर देन था ना। सो यू पुट m इज 3 n इज 2, कैलकुलेट करके देखो। और इसको हम मैनुअली जस्टिफाई भी कर सकते हैं। जैसे आप, मैं कहूँगा कि आप ये क्वांटिटी निकालो जब m की वैल्यू मान लीजिए 3 है और n की वैल्यू 2 है। फिर इसको हम मैनुअली जस्टिफाई करते हैं, क्या इतना सच में आएगा। तो ये जरा कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा जब m 3 है n 2 है। तो इसको इसको ओपन कीजिए एक बार, क्या आता है, ठीक। सब लोग ओपन करके बताइए आपका क्या आंसर आता है। सो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना आएगा, और फिर इसको हम मैनुअली ट्राई करते हैं समझने के लिए, ठीक है। खोल सकते हैं ना इस सीरीज को, इसको खोल सकते हैं आप। n के जगह पे 2 रखिए, m के जगह 3 रखिए, और खोल के देखिए क्या आता है।
सिक्स सिक्स आ रहा है सर। 6 आ गया। ओके, यस सर आ रहा है। तो ठीक है ना, सब लोग देख लीजिए। और वैसे अगर आप ट्राई करेंगे हम लोग तो कितने बना पाएंगे देखते हैं। तो ये टोटल जो फॉर्मूला आपको चाहिए था, जिनको है ना जो पूछ रहे थे उनको अब मिल गया। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो ये सारे आपको यहाँ पे मिल गया फाइनाइट सेट के केस में। जैसे हम यहाँ बात कर रहे थे कि यहाँ 3 एलिमेंट है, लेट्स से 1 2 3, और यहाँ 2 एलिमेंट है, कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे। तो वैसे आप देखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि मान लो इसको मैप कर दिया, ये एक हो गया। ऐसे ही बना के देखो आप कितने बना सकते हो टोटल, जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए कि इसमें है ना, जैसे मैंने कहा 1 और 3 यहाँ गया, 2 इस पे आ गया। ऐसे टोटल कितने बना पाएंगे आप, वैसा है। सो 1 2 मैप होना ही चाहिए, छूटना नहीं चाहिए ना। पहले 1 2 को मैप किया, फिर 1 3 को मैप किया, फिर है ना 2 3 को मैप कर दो, 2 3 को 1 पे भेज दो, 1 को 2 पे भेज दो, फिर और बना के देखो क्या होगा। फिर यही चीज़ अब 2 के साथ कर दो, जहाँ 1 है वहाँ 2 कर दो। तो यही कॉपी करके 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, मतलब 1 2 3 1 2। तो यहाँ 1 2 दोनों 2 पे भेज दो, 3 को 1 पे भेज दो, एक ये हो गया। यहाँ 1 2 3 1 2, तो यहाँ आप क्या करो, 1 3 को 1 पे भेजा तो 1 3 को 2 पे भेजो, 2 को 1 पे भेज दो, ये हो गया। एंड यहाँ पे 2 3 1 पे गया हुआ है, तो यहाँ 2 3 को आप 2 पे भेज दो और 1 को 1 पे भेज दो। देखो और कुछ पॉसिबिलिटी है। तो ये 6 ऑन टू फंक्शन बना दिया मैंने। क्या सातवां कुछ बना सकते हैं, चेक कीजिए आप लोग। यही 6 ऑन टू फंक्शन होगा। इस वाले एग्जाम्पल को हम जस्टिफाई कर रहे थे, तो वैसे बना के दिखा रहे थे और वैसे फॉर्मूले से 6 आया जैसे इन्होंने बताए। बाकी लोग चेक कर लीजिए। कुछ पूछना है जी? तो सर हम्म वो डिक्शनरी वाले जो सवाल रहते हैं हम्म जिसमें वो कुछ तो रैंडम दे देते हैं ऐसे ऑर्डर अल्फाबेट्स का, हम्म और फिर वो बोलते हैं कि ये उसका अगर डिक्शनरी में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाए तो हम्म 50th वाला क्या रहेगा। हाँ, तो उसमें और फिर वो एक स्ट्रिंग दे देते हैं और बोल देते हैं कि ये कौन सा वाला नंबर है, इसका नंबर क्या है ये ढूंढो। तो हम्म उसमें वो दिक्कत हो जाती है बहुत। कोई दिक्कत नहीं। आपको एक क्वेश्चन बताओ ऐसा कि जो देखो सबसे पहले आता है उससे स्टार्ट होने वाले कितने नंबर बना सकते हैं, फिर उसके नेक्स्ट वाले से। जैसे एनसीईआरटी में इस तरह क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में चैप्टर 7 है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो वो आप खोलिए, उसमें सॉल्व एग्जाम्पल है जो आप कह रहे हैं ना, वो सॉल्व है वहाँ पे डिक्शनरी वाला क्वेश्चन में। आप ट्राई करके देखिए, नहीं तो फिर पूछिएगा। आप क्लास गूगल से एनसीईआरटी क्लास 11th का डाउनलोड कर लीजिए, उसमें चैप्टर 7 है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसमें जाइए एग्जाम्पल है एक ये डिक्शनरी प्रॉब्लम, एक एक्सरसाइज भी है। तो एक ये 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी होगा। आप सॉल्व करके देखिए, आपको समझ आएगा। नहीं आ रहा तो फिर मुझसे पूछिए, पहले उसको ट्राई करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। नहीं तो फिर पूछिए, है ना। तो ट्राई करेंगे ओके तो हो जाएगा। सॉल्व है वो, तभी गूगल डाउनलोड कर लीजिए एनसीईआरटी क्लास 11th का, और चैप्टर 7 उसमें जाके देखिए, उसमें सारे एग्जाम्पल्स देखिए। मे भी लास्ट में एग्जाम्पल होगा, मिसलेनियस एग्जाम्पल में होगा, डिक्शनरी प्रॉब्लम होगा, कोई एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल आप कर लीजिए, उससे आपको फायदा ही होगा। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में डायरेक्टली परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज होता है, तो उससे आपका रिविजन भी हो जाएगा, है ना। ये है। और नहीं तो फिर पूछिए, क्लास तो अभी एग्जाम तक चलती रहेगी, तो पहले ट्राई करके आइए, मुझे लगता है हो जाएगा आपका वहीं से। और कुछ है जी पूछने को, ट्राई करके आइए फिर पूछिए, है ना। या
सर जो डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, हम्म। जैसे वो ग्राफ वगैरह में उसमें फिर वो पाई कुछ भी चार्ट और पूछे। ये परसेंटेज निकालना, हाँ हाँ। सर, ये सब कहाँ से देखें मतलब? ये सब मुझे लगता है किसी रीजनिंग विजनिंग वाली किताबें से आप देख सकते हो, कोई रीजनिंग की सर बुक। ये बहुत टाइम टेकिंग है और उसमें मतलब समझ में नहीं आता। सर ये बैंकिंग के एग्जाम में आते हैं बहुत हाँ वही सारे। बोल रहा हूँ कि वो जैसे बैंकिंग एग्जाम में ना इस तरह क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके कोई रीजनिंग का बुक उठा लेंगे तो उससे आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि है उसी टाइप का यहाँ भी, तो है ना। तो यहाँ आपके पास हालांकि उन एग्जाम्स में कम टाइम होते हैं, यहाँ आपके पास टाइम इतना होगा कि करने के लिए, तो उस तरह कोई बुक ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए बैंकिंग एंट्रेंस एग्जाम का कुछ उस तरह से, या कोई बुक किसी के पास है मटेरियल तो प्रोवाइड ग्रुप में भेज दो, है ना। तो ये चीज़ उससे आप थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, वैसे मिल जाएगा बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मुझे लगता है, नहीं तो मैं देखता हूँ मैं फिर, है ना। लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे सही रहेगा, पीवाई क्यू आपने किया ही है तो आपको आइडिया है कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उस तरह के कुछ और यस सर। क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो उससे बेटर एक आइडिया रहेगा, है ना। ठीक है। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है ट्राई करके आइए, फिर अगले क्लास में और डिस्कस करते हैं, अभी के लिए थैंक यू। थैंक यू। जी थैंक यू। तो